पूरे बुरहानपुर जिले में लॉकडाउन के तहत अनलॉक किया गया है, जहां जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो अति आवश्यक वाली दुकानें हैं उन्हें सुबह 6 बजे से 4 बजे तक के खोला जाएगा। वही आटा चक्की, निर्माण सामग्री की दुकानें एवं जो किराना दुकान है वह भी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खोलने का आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ कोरोना के नियमों का पालन करना भी प्रत्येक व्यक्ति को बताया गया है और इसी नियम के अनुसार सारे सुबह 6 बजे से 9 बजे तक की दुकानें खोली गई। आप देख सकते हैं कि अभी बुरहानपुर में अनलॉक की स्थिति आज खोली गई है और उसके तहत किराना दुकान खुल रही है और लोगों की आवाजाही प्रारंभ हो गई है। झाबुआ में 40 दिन के बाद एक बार फिर बाजार खुले हैं, लेकिन इस बार बाजार शर्तों के साथ खोले गए हैं। खास तौर पर कृषि की दुकानें खोली गई है और किराने की दुकान खोली गई है। मैं इस समय खड़ा हूं झाबुआ के मुख्य बाजार में, लेकिन जिस प्रकार से भीड़ का अंदाजा लगाया जा रहा था कि लॉकडाउन खुलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ेगी और यह प्रशासन के लिए चुनौती होगी, लेकिन आज जब बाजार खुले तो वर्तमान में हम देख सकते हैं कि मुख्य बाजार में जो भीड़ है वह नज़ारत है दिखाई नहीं दे रही है। इसके पीछे कोरोना संक्रमण भी माना जा रहा है कि लोगों में अभी कहीं न कहीं कोरोना को लेकर भय का माहौल है और इसलिए वे बाजार में नहीं आना चाहते। ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों को अभी तक लॉकडाउन खुलने के बारे में पता नहीं चला है और यही शायद कारण है कि अभी जो दुकानों पर भीड़ उमड़ना चाहिए या बाजार में जो भीड़ दिखना चाहिए वह भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलने की, दुकानें खुलने की बात जब ग्रामीण स्तर पर पहुंचेगी तो हो सकता है कि बाजार भरा हुआ दिखाई दे और दुकानों पर भीड़ भी दिखाई दे और यही भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बन सकती है। हालांकि अभी बात करें झाबुआ की तो कोरोना संक्रमण की जो दर है वह काफ़ी कम है। आज भी महज 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसी को देखते हुए कल आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि बाजार खोले जाएं, लेकिन शर्तों के साथ। देखना यह है कि आने वाले दिनों में यदि भीड़ बढ़ती है तो प्रशासन उसके लिए क्या इंतजाम करता है। हरदा जिला कृषि उपज मंडी में यहाँ पर एक कोरोना काल के बाद में कई दिनों से कृषि उपज मंडी में अवकाश घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण से कृषि उपज मंडी में किसानों की जो फसल है वो नीलाम नहीं हो पाई थी। लेकिन हरदा जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या में कमी होने के बाद में हरदा की कृषि उपज मंडी के द्वारा अब मंडी को चालू कर दिया गया है और नीलाम का भी शुरू कर दिया गया है। वहीं अब हरदा कृषि उपज मंडी में आने वाले किसानों को SMS के माध्यम से अपनी फसल की बुकिंग करवानी होगी और बुकिंग करवाने के बाद में हरदा के जो मंडी के द्वारा किसानों को नंबर दिया जाएगा और नंबर देने के बाद में ही किसान अपनी जो फसल है वो यहाँ पे नीलाम कर सकेंगे। वहीं हरदा के कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो मंडी में आने वाले किसान हैं वो अपने मोबाइल से SMS के जरिए अपनी फसल की बुकिंग करेंगे। उसके बाद में कृषि उपज मंडी को के द्वारा किसानों को एक नंबर दिया जाएगा और नंबर के बाद में किसान अपने जो उपज लेके आएंगे तो वो किस सेट में लगाएंगे, उनको नंबर देने के बाद में ही किसानों को मंडी में प्रवेश मिलेगा। वहीं हरदा जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में भी कमी देखने को मिल रही है। इसी को लेकर मंडी के द्वारा SMS सेवा शुरू की गई है। जिला गौरला पेंड्रा मरवाही का यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिले में लगातार टीकाकरण का कार्य चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिले में अब तक 45 से 60 वर्ष के लोगों को लगभग 80% टीकाकरण हो गया है। साथ ही 18 से 40 वर्ष वालों का लगभग 40% टीकाकरण हो गया है। जिले के अधिकारी जो है लगातार गांव-गांव जाकर गांव का दौरा कर रहे हैं और ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जाकर टीकाकरण करें। टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और कोविड से बचाव का एकमात्र उपाय है। पर ग्रामीण इलाकों में कुछ भ्रांतियां हैं, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों को भी काफी समस्या हो रही है टीकाकरण को लेकर। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जिले के DPM अरविंद सोनी जी हमसे बात करते हैं कि अब तक जिले में कितना % टीकाकरण हुआ है और टीका को लेकर किस तरह की समस्याएं हो रही। जी सर बताएंगे, अभी तक कितना % टीकाकरण हुआ है? अभी तक देख रहे हैं जिले में हमारा जो चल रहा था 45 से ऊपर वाला, वो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट था। लोगों ने काफी उत्साह के साथ टीका लगवाए, लोगों को अच्छी जानकारी के साथ है। और अभी जो 18 से 44 में कुछ लोगों को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भ्रांतियां हैं, जिसके लिए सतत प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से द्वारा, जिसमें हम लोग शिक्षक, आंगनबाड़ी वर्कर सभी को लगाए हुए और उन सभी के प्रयास से भी अब अच्छा हो रहा है। जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं और ग्रामीण कहीं ना कहीं एक ना समझता
कहें उनकी लापरवाही कहें कि खुद की सुरक्षा को ध्यान में नहीं दे रहे हैं। तो इस स्थिति में किस तरह काम करेंगे, किस तरह के चैलेंज है टीका लगाना? अभी की स्थिति में टीका लगवाना और हम लोगों के लिए सेवा देना एक चैलेंज की ओर है ही है। चैलेंज ये हो रहा है कि हमारे जो ग्रामीण जन हैं उनको एक डर बना हुआ है कि नहीं टीका लगाने से और हम लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा भी उन लोगों की सोच है। लेकिन इस भ्रांतियों को पूरी तरीके से तोड़ने के प्रयास किया जा रहे हैं और इसके लिए हमारे जो जिला स्तरीय नोडल अधिकारी भी बने हुए उनके द्वारा भी जिला स्तरीय जनपद स्तरीय पे भी प्रयास जारी है और निश्चित ही अभी हम लोग सफलता पा जाएंगे। लोग अब जागरूक होते जा रहे हैं और टीका लगाने के लिए स्वप्रेरित खुद आ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी अरविंद सोनी जी जो बता रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कुछ भ्रांतियां है जिसके चलते लोग टीका लगवाने को तैयार नहीं हो रहे। पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव की मॉनिटरिंग कर रही है, गांव जाके लोगों को जागरूक कर रही है कि टीका लगाएं। टीका ही एक मात्र है कोविड से बचाव का। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों का समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जा रहा है। गेहूं की गुणवत्ता को लेकर काफी समय से विवाद रहा है, लेकिन ग्रेडिंग के बाद ये लगातार गेहूं किसानों से लिया जा रहा है। हालांकि इस बीच जो संघर्ष हुआ है ग्रेडिंग को लेकर, गुणवत्ता को लेकर, उसके बीच कुछ किसानों की डेट निकल गई। उस डेट के निकलने के बाद में किसान अपना गेहूं बेचने के लिए अब खाद्य विभाग के दरवाजे पर दरकरार कर रहा है, गुहार लगा रहा है। लेकिन इस बीच इन किसानों को कोरोना का कोई भय नहीं है। लोगों को यह पता नहीं कि कोरोना की बीमारी से कितने लोग ग्रसित हो रहे हैं, कितने लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भान इन्हें नहीं है। आप हमारे पीछे खिड़की पर देख सकते हैं, लगातार ऑपरेटर के बाहर जो खिड़की है कलेक्ट्रेट में, उसके बाहर बिल्कुल लोग एक दूसरे के ऊपर आकर और अपना आवेदन दे रहे हैं और अपने पंजीयन के साथ अपनी डेट बढ़वाने के लिए लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? जीनी से। क्यों आए हो यहाँ कलेक्ट्रेट में? पंजीयन के लिए। पंजीयन के लिए। तो क्या आपकी डेट निकल गई है? हाँ। तो ये आप बिल्कुल एक दूसरे के सटे सटे खड़े हो, आपको डर नहीं लगता कि कोरोना आएगा? कि कोरोना कोई बीमारी है जिससे लोग मर रहे हैं? क्यों फिर ऐसे खड़े हुए? दूर दूर क्यों नहीं खड़े हो रहे? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हो आप? दूर तो इसलिए नहीं खड़े, पैसे लेके अंदर वो काम कर रहे हैं और सुबह के खड़े हैं यहाँ पे, तो दूर खड़े हो गया वो अंदर से पैसे ले रहे हैं और काम कर रहे हैं अंदर वाले। पैसे दे रहे हैं उनको? किसी से 100, किसी से 200 रुपए लेते हैं, किसी से 200 रुपए, किसी से 100 रुपए ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं आप? आपको डर नहीं लगता? अरे सोशल डिस्टेंस जो पैसा दे रहा है उनका काम पहले कर रहे हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास है। कहाँ के रहने वाले? जीवनी के। तो आप क्यों आए हो यहाँ? हम मैं से भी ना मंडी में चले गए हूँ और हम क्या करें, हमारे खाते में पैसा आना चाहिए। लेकिन आप यहाँ कलेक्टेड आए हो, कोरोना चल रहा है, आपको सोशल डिस्टेंस। कोरोना चलेगा कभी जब चलेगा, किसानों को आना तो पड़ेगा, कोई काम नहीं होगा तो करवाना तो पड़ेगा। काम है ना बारह हम तो बने कब गई। यानी कि किसानों का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि उन्हें किसी भी हालत में अपना गेहूं बेचना है, उसका पंजीयन कराना है, चाहे कोरोना आए या ना आए। वो कोरोना के भय से भयभीत नहीं है, लेकिन गेहूं बेचने के लिए वो लालायित हैं और कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ किसान ऑपरेटरों पर, सरकारी ऑपरेटरों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अंदर पैसे लेके पंजीयन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो लॉकडाउन का समय चल रहा था, उस समय में अब 5 जिलों को अनलॉक करने की व्यवस्था की गई है, जिनमें कुछ ही दुकानों जो निर्माण संबंधित कार्य है उनकी दुकानों को खोला गया है, जिसमें मोबाइल, हार्डवेयर संबंधित, कृषि संबंधित इन दुकानों को खोला गया है। और अब हम जानते हैं कि इसमें लोगों की क्या राय है, ये लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों को क्या राहत मिलेगी या अन्य व्यवसाय भी खोले जाएँ। जी बिल्कुल बताएं, आज अनलॉक शुरू हुआ है, क्या लगता है आपको कि अन्य जो व्यापार प्रतिष्ठान है वो भी खोले जाएं? किसानों के अच्छे तो खोले ही जाए जब उनके काम चले, आवश्यक चीज़ें उनको तो कम से कम खोला ही जाए। कृषि संबंधित चीज़ों को जैसे आज से खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, जैसे अन्य व्यापारी हैं तो क्या उनको भी चालू किया जाए? जो आवश्यकता है मनुष्य की उनको तो टाइम टेबल से खोला जाए, जब समय नहीं खोला जाए तो सुबह शाम समय के हिसाब से जिस चीज़ की जरूरत है उस हिसाब से खोला जाए। क्या इस दुकान पर क्या लेने आए हैं? इस चीज़ की कितने दिनों से आपको जरूरत महसूस हो रही है? मैं तो इस चीज़ की जरूरत हो रही थी सर 15 तारीख गाँव पंचायत रास्ते का काम कर रहे थे तो वाटर लेवल लेने की जरूरत पड़ रही है। नहीं तो आप क्या कारीगर हैं, क्या मजदूरी करते हैं?
जानने की कोशिश करते हैं कि किस जो अनलॉक हुआ है इससे लोगों को क्या राहत मिली और आगे क्या राहत मिलेगी और लोगों की क्या राय है। जी बिल्कुल बताएं, जो आज जो खुलने की परमिशन मिली है इसमें आप क्या किस समझते हो कि अन्य प्रतिष्ठान भी खोलना चाहिए इस महामारी के दौर में? सभी खोलना चाहिए। आपको कैसा लग रहा है जो इतने दिन बाद खुली है? ठीक लग रहा है, पर कोई ज़्यादा महसूस नहीं है। इतने लोगों से बंद है, उसके लिए परेशानी है। ग्राहकों की भीड़ ग्राहकों के लिए आवश्यक नहीं, ग्राहक आना शुरू हुआ आपके यहाँ? अभी नहीं, कुछ नहीं हुआ, अभी कोई ग्राहक आना शुरू हुआ। अभी इक्का दुक्का आ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन अभी भी है कुछ, लेकिन अब खुलना चालू हो गया, इससे कुछ राहत मिलेगी? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा सर। यहाँ पर हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक की कुछ दुकानें, कृषि से संबंधित, मतलब कुल मिला के जो निर्माण संबंधित प्रतिष्ठान है उनको चालू किया गया है। लेकिन साथ में ही शासन के निर्देश है कि गाइडलाइन, शासन की गाइडलाइन का पालन किया जाए और गाइडलाइन के साथ साथ सोशल डिस्टेंस बरता जाए। अब हम लोगों से जानते हैं कि आज से जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो शुरू की गई है, उससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी या आने वाले समय में कितनी राहत का अनुमान लगाते हैं। जी बिल्कुल बताओ, आज जो अनलॉक किया गया है इससे आपको क्या राहत मिलेगी? बहुत राहत है। मान लो ग्राहक परेशान था, कस्टमर, और हम लोग परेशान थे, किराया भाड़ा नहीं निकल रहा था। इतना ठीक है, वो अच्छा किया है थोड़ा। क्या अन्य जो प्रतिष्ठान है वो भी खोले जाने चाहिए? हाँ, प्रशासन को देखना चाहिए, खोलना चाहिए वही हिसाब से, क्या उनका वो है गाइडलाइन के हिसाब से खोलें। आज हमारे साथ मौजूद है कोरोना संक्रमण के बीच बात करने के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना के फील्ड डायरेक्टर श्री उत्तम कुमार शर्मा जी। हम उनसे ही जानते हैं कि क्या गतिविधियां पैटर्न को लेकर होंगी आगे आगामी, जो जैसे कि कोरोना संक्रमण का लगातार ग्राफ जो कम हुआ है, जिससे प्रदेश के मुखिया ने भी कहा है कि कुछ चीज़ें खोली जाएंगी, तो उनमें क्या आगे खोलने की तैयारी होगी पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना की? सर, अभी जैसा आप सभी को पता है कि पूरी तरह से गतिविधियां सभी बंद हैं, पूरी तरह से पन्ना जिले में लॉकडाउन है और इसी के चलते हम लोगों ने भी पिछले लगभग 1 माह से ऊपर के समय हो गया है जब पन्ना टाइगर रिजर्व को हमने पर्यटन के लिए बंद किया हुआ है। और अब ऐसा, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया कि 1 जून से हम लॉकडाउन हटाया जाएगा, किन किन गतिविधियों के लिए हटाया जाएगा वो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर पर्यटन पर से लॉकडाउन की से छूट मिलती है तो पन्ना टाइगर रिजर्व में हम लोग पुनः पर्यटन शुरू करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बारिश से पहले जून ही एक ऐसा माह है जिसमें पर्यटन हो सकता है। अदरवाइज जुलाई से लेकर सितंबर तक तो सामान्यतः 3 महीनों के लिए बारिश के दौरान पर्यटन बंद ही रहता है। सर, एक पन्ना का जो अनूठा इतिहास रखने वाला है, अभी एक चर्चित रहा है बाघों की मौतों को लेकर। अब एक बाघ की मौत हुई थी जिसका इलाज के दौरान उनके 4 हफ्ते का प्रबंधन के पास काफ़ी चुनौतियाँ थी। सर, क्या है वो अनूठा इतिहास? ये अभी ऐसा हुआ कि 15 तारीख को एक बाघिन जो 213-32 के नाम से जानी जाती थी, उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके पास में 4 शावक थे और पार्क प्रबंधन हम लोग बड़े चिंतित थे कि 4 शावक जिनकी उम्र करीबन 7 से 8 माह थी, क्या वो प्राकृतिक रहवास में अपनी ज़िंदगी आगे जी पाएंगे, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। हम लोगों ने कई जगहों से जानकारी भी प्राप्त करने की कोशिश की कि ऐसी कहीं घटनाएं देखने को मिली हैं जहां पे 7-8 महीने के बच्चे खुद ब खुद जंगल में सर्वाइव कर पाए हैं, लेकिन ऐसा हमारे ध्यान में कोई अवसर आया नहीं। अभी हम हैं राजगढ़ के उत्कृष्ट स्कूल में, जहां पर टीकाकरण का काम चल रहा है। जिले में अभी देखा जाए तो करीब 18 से ज़्यादा उम्र वालों के करीब 12,000 के लगभग टीकाकरण हो चुका है, और यदि 45+ की बात की जाए तो करीब 1,10,000 करीब टीकाकरण हो चुका है। विशेषकर युवाओं में इसको लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। युवा जो है काफ़ी स्लॉट बुक करने के लिए काफ़ी परिश्रम करते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं। आप टीकाकरण कराने आए हैं? कब से बुक करा रही थी? क्या हुआ? 2 दिन से। 2 दिन से। उसके बाद कल हुआ है और आज आया। आपका नाम क्या है? अंशुल सोनी।
आप टीकाकरण के लिए आए, कब से बुक करा रहे थे और कितना उत्साह है टीकाकरण को लेके? कल सुबह ही हमने बुक कराया और बिल्कुल एक्साइटेड है कि वैक्सीनेट हो जाए जल्दी से। जैसे मोदी जी ने बोला है कि जल्दी से वैक्सीन लगवा ली जाए तो सबसे पहले लगवाना चाहिए, इसलिए। क्या संदेश दें लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे आप टीकाकरण? मेरे हिसाब से जितना जल्दी हो सबको वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए, ताकि जैसे यूएस आज मास्क फ्री हो गया, वैसे इंडिया भी जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मास्क फ्री हो जाए। निश्चित तौर पर देखा जाए तो युवाओं में काफी इसको लेकर जागरूकता है। ये कहा जाए कि ये गंभीर बीमारी है, इसको लेकर काफी चिंतित भी हैं कि जल्दी से जल्दी टीकाकरण किया है। हमारे साथ जिले के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर साहब भी हैं जो इसमें जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, पूरे जिले की क्या स्थिति है टीकाकरण को लेके? मैं डॉक्टर एल.पी. भकुरिया, जिला टीकाकरण अधिकारी राजगढ़ जिले में अभी तक 1,62,000 लोगों को टीका लग चुका है और 45 प्लस 1,10,000 लोगों को लग गया है। लगभग 12,000 हमारे 18 से 44 उम्र के युवाओं को टीकाकरण लग गया है। टीका बहुत जरूरी है, पूरी तरह सुरक्षित है। अभी तक किसी तरह की AFI या किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। टीकाकरण जो केंद्र है उसमें एक दिन पहले हम सुबह 9 बजे स्लॉट ओपन करते हैं। जब राज्य सरकार से परमिशन आती है तो रात में भी स्लॉट ओपन करते हैं। अभी राज्य सरकार ने हमें 2680 का टारगेट पर डे का दिया है 18 से 44 के लिए, और 1545 प्लस का टारगेट है वो हम पूर्ण कर रहे हैं। मेरा राजगढ़ जिले की जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराएं और अपने को सुरक्षित रखें, कि टीकाकरण ही एक उपाय है जिससे अपन कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। ठीक, ये ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने के क्या? ग्रामीण स्तर पर कई जगह भ्रांतियां हैं, लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं, लोगों को मोटिवेटेड कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि टीकाकरण ही आपको कोरोना के संक्रमण से बचाएगा, वो आपको सुरक्षित रहेगा। अगर टीके के बाद भी किसी को अगर कोरोना होता है तो आपको किसी तरह की हानि नहीं हुई और ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। छिंदवाड़ा में लगातार कोविड के आंकड़े घटते जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में पिछले दिन के सरकारी आंकड़े की बात करें तो तकरीबन 18 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं मृत्यु दर की हम बात करें तो मृत्यु दर में भी कुछ कमी देखने को मिल रही है। ये छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल का कोविड सेंटर है। यहाँ पर जो है मरीजों को लाकर टेस्ट करके, और अगर उनके अंदर कुछ पॉजिटिविटी दिखती है, केस दिखता है कि ये कोरोना संक्रमित है, तो उसको एडमिट करने का काम किया जाता है। ये एक अपने आप में बड़ा प्रमाण है, क्योंकि जब कोविड पीक पर था तो यहाँ पर खचाखच भीड़ रहती थी। यहाँ लगातार जो है वो परिजन लोगों के दिखते थे। और एक बड़ा प्रमाण ये भी है कि छिंदवाड़ा इसके बाहर जो है वो दवा बाजार है, लगातार लाइन से जो है वो दवाओं की दुकानें हैं। तो उन दवाओं की दुकानों में भी जो है वो खरीदारों की काफ़ी कम भीड़ है। पहले जो कतारें लंबी लंबी लगती थी वहाँ अब 2-4 ही जो लोग हैं, ग्राहक जो हैं वो खड़े दिख रहे हैं। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि वो जहाँ पर्ची कटती है वो नज़ारा आपको दिखा दें कि यहाँ जहाँ पर पीक था, बिल्कुल जब कोविड अपने पीक पर था, तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल कम लोग दिख रहे हैं, इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है कि छिंदवाड़ा के अंदर जो है वो अब कोविड के आंकड़े घटते जा रहे हैं। वहीं हम वैक्सीनेशन भी जो है छिंदवाड़ा में लगातार जारी है। आज छिंदवाड़ा में भी हर सेंटर में जो है, जिले में जितने सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर भी वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। ये बात ज़रूर है कि 18 से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन मिल पाने में थोड़ी समस्या जारी है, क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी इस वक्त जो है वो पूरे ज़िले के अंदर बनी हुई है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी, तो ऐसा लगता है कि ये समस्या भी ज़रूर जल्दी ख़त्म हो जाएगी। रोडों के ऊपर पुलिस मुस्तैद दिख रही है। अनावश्यक आने जाने वालों को, घूमने वालों को पुलिस रोकने का काम कर रही है, उनको अपने घर वापस भेजती है। और आवश्यक सेवाओं से जो जुड़े लोग हैं उनको जो है वो पुलिस द्वारा आने जाने दिया जाता है। तो छिंदवाड़ा में कोरोना कर्फ्यू भी जारी है जो 1 जून की सुबह तक रहेगा। तो अब ये कोविड के घटते आंकड़े जो हैं वो आने वाले समय में ये देखना है कि इसी तरह थमे रहते हैं और इसी तरह क्या छिंदवाड़ा की जनता जो है वो जागरूक रहती है और इस पर जो है शासन प्रशासन की मदद करती है कि कैसे भी करके इस बढ़ते कोरोना को यहीं रोक दिया जाए, यहीं थाम दिया जाए। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए।
देश भर में कोरोना का काल चल रहा है और मध्य प्रदेश में 19,000 से अधिक संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ग्वालियर जिले में 600 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज सभी कर्मचारी यहां पर मोती महल में पहुंचे और संभागीय कमिश्नर को एक ज्ञापन देखेंगे और उनसे जो अपनी मांगे हैं, सूत्रीय मांगे, उनको लेकर आवेदन देंगे। सभी ग्वालियर में संभागीय कमिश्नर मोती महल स्थित हनुमान जी के मंदिर पर पहुंचे और यहाँ पर भगवान को जो लिखा हुआ आवेदन है, पत्र, वो सुना रहे हैं और उसमें मांगे कर रहे हैं भगवान से कि प्रदेश सरकार को और जो प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं उनको सद्बुद्धि दें। तो एक तमाम कामना है यहाँ पर कर रहे हैं और सभी लोग ग्वालियर के हनुमान जी मंदिर पर पहुँचे। यहाँ पर ग्वालियर जिले में लगभग 600 से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी हड़ताल कर रहे हैं और सभी मोती महल में इस वक्त आए हुए हैं। उसके बाद हनुमान जी के आशीर्वाद लेके संभागीय कमिश्नर को मिलेंगे और कमिश्नर को आवेदन देंगे और प्रदेश सरकार से अपनी जो मांगे हैं, सूत्रीय मांगे, उन कहेंगे समझने का प्रयास करते हैं। सर, क्या क्या मांगे हैं आपकी? द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो संविदा नीति बनाई गई थी वो NHM के कर्मचारियों पे आज दिनांक तक लागू नहीं की गई है। अन्य विभागों के कर्मचारियों पर लागू कर दी गई है। वो नीति NHM के कर्मचारियों पर शीघ्र लागू किए जाए। दूसरी मांग है, किसी पद समाप्ति के कारण जो किसी हमारे कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया गया था, वो कांग्रेस सरकार में निष्कासित कर्मचारियों की बहाली की प्रक्रिया को चालू किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार में उस प्रक्रिया को रोक दिया गया है। उस प्रक्रिया को पुनः चालू करते हुए समस्त निष्कासित कर्मचारियों को वापस लिया जाए एवं चतुर्थ श्रेणी के सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को, प्रदेश के 2,500 कर्मचारियों को आउटसोर्स एजेंसी में डाल दिया गया है। आज उनको आउटसोर्स एजेंसी के ठेकेदारों द्वारा मात्र 5 से 6,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। वो सभी कर्मचारी कोविड सेंटरों में कार्य कर रहे हैं 12 से 14 घंटे बिना कोई छुट्टी के। उन सभी कर्मचारियों को पुनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल किया जाए। यही हमारी भगवान से आज हमने प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश शासन को एवं NHM के अधिकारियों को सद्बुद्धि लिए और सभी कर्मचारियों के आदेश जारी किए जाएँ। भाई साहब, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ लगातार कोरोना की महामारी में मेहनत कर रहे हैं और जो लोग हैं डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा मानना है इस वक्त, और ऐसी महामारी में आपने हड़ताल कर दी। हड़ताल हमारी मजबूरी थी, हमारे बच्चों का भी तो हमें भविष्य देखना है। नहीं, आज आप सुबह आप देखना उरावली सेंटर, पंतनगर सेंटर, यहाँ झगड़े हुए हैं, लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। भाई संविदा की बहनें ही तो काम कर रही थी ना, अब रेगुलर स्टाफ कहाँ चला गया? सरकार दावे करती है ना कि आप लोग तो फोकट का वेतन ले रहे हो। भाई आज स्थिति आपको दिखेगी। कल सुबह आप अपने इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को दिखाओगे, न्यूज़ प्रिंट मीडिया भी देगी कि आज इतनी जगह व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं शहर में कि कई जगह वैक्सीनेशन का कार्य बिल्कुल ही ठप हो गया। लेकिन सरकार वही खोखले दावे करती है कि हमारे तो रेगुलर कर्मचारी काम करते हैं, संविदा वाले तो फोकट का वो ले रहे हैं वेतन। तो भाई हमें भी तो अपने भविष्य के लिए, हम भी 40 साल के हो रहे हैं, कुछ अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा ना। भगवान से आशीर्वाद मांगा है, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी तो ये रणनीति है सर कि अभी तो चरणबद्ध आंदोलन किया था हम लोगों ने, अब इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल में परिवर्तित करने की कोशिश है। तो बिल्कुल ये थे तमाम संविदा कर्मचारी जिनकी साफ मांग है कि ग्वालियर में 600 से अधिक कर्मचारी हैं और प्रदेश भर में 19,000 से अधिक कर्मचारी, इनको नियमित करने की मांग है और जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनती, जब तक इनकी हड़ताल जारी रहेगी। चेतन सेठ, इंडिया न्यूज़, ग्वालियर।